हेलो एवरीवन। मैं शंकर कुमार एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने सब्जेक्ट्स की सीयूडी प्लेटफॉर्म पे। और ये सेशन रिकॉर्डेड है तो मैं इसे शॉर्ट ही रखने की कोशिश करूंगा और कंटिन्यू करेंगे हम अपने क्लास 12th के हिस्ट्री के मॉडर्न सेगमेंट वाले जो चैप्टर है जिसका अभी हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कशन स्टार्ट किया था, कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी। तो कंटिन्यू करेंगे अभी हम इसे। तो ऑलरेडी अगर आपने देखा है वहां पे हमने बात की थी कि कैसे लाइक ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ ऐसे लाइक इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं जिसके जरिए वो लैंड्स के थ्रू अपने रेवेन्यू को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और ये तब हो पाएगा जब उनका ये जो इनिशिएटिव है ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। तो हमने बंगाल के अंदर वो जिक्र देखा था वहां पे परमानेंट सेटलमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलते हैं सबसे पहले अपने चैप्टर के जर्नी के ऊपर। तो सबसे पहले आपने देखा था कि क्लास 12th के हिस्ट्री के अंदर अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। बुक नंबर 1 एंशिएंट हिस्ट्री, बुक नंबर 2 मेडिएवल हिस्ट्री, दोनों को हमने कंप्लीट करा दिया है। बुक नंबर 3 का मॉडर्न हिस्ट्री जो जहां पे आप डिस्कशन देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री का, वहां पे आपने कॉलोनियल पीरियड के दौरान कंट्री साइड जो गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके कंडीशंस को आप यहाँ पे देखोगे अफेक्ट होते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपने देखा था पूरे चैप्टर का समरी जो कि यहाँ पे आपके सामने रखा जा रहा है। तो 3 अलग अलग एरियाज की बात कर रहे हो। यहाँ पे बंगाल के अंदर देखेंगे आप परमानेंट सेटलमेंट लाया जा रहा। फिर राजमहल की हम बात करेंगे जहाँ पे आप देखोगे एक डिफ्रेंसिएशन होगा सोसाइटी का बेस्ड ऑन लाइक इंटरेस्ट। जहाँ पे आप देखेंगे जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, जो लोग वैली में रह रहे हैं, उनके बीच में ब्रिटिशर्स के द्वारा डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी फॉलो की जाएगी। उसका डिस्कशन यहाँ पे देखोगे। फिर इससे आगे बढ़ते तो आप बात कर रहे हो बॉम्बे और दक्कन वाले एरियाज में, जहाँ पे आप देखेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम लाई गई है। एक नया सिस्टम वहाँ पे कॉइन किया गया जिसके जरिए वो इंप्रूव कर पाएंगे हमारे किसानों की कंडीशन और जिसके जरिए आराम से उनके पास टैक्स आएगा, रेवेन्यू टैक्स आएगा किसानों के थ्रू, किसानों के यहाँ से। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे हम उसका डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर रखे हैं। तो जोतेदार और जमींदार का डिस्कशन हमने थोड़ा सा किया था, एक बार फिर आपको लेके चलते अपने जर्नी के ऊपर रिकैप कराएंगे वहां पे उन सभी कंटेंट्स का जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। तो टाइटल ही काफी यूनिक है, गौर कीजिएगा। अगर ये पिक्चर देख रहे हो तो आपको पता है ये सत्यजीत रे से रिलेटेड आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में इसका इस बिल्डिंग का जिक्र किया गया है। और एक अगर बात करेंगे तो इसका एक अपना ही क्या है कल्चर है, एक बहुत बड़े स्केल पे आप देखेंगे ये हमारे एंशिएंट सॉरी क्या बोल सकते हो आप, कॉलोनियल पीरियड के जो हमारे हेरिटेज हैं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जहाँ पे आप देखते हो कि हम बात कर रहे हैं सेटलमेंट कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट की जिसके जरिए हमारे फार्मर्स की कंडीशन इंप्रूव होगी। बट ये सारे तो अटेम्प्ट थे जो लिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, बट अनइंटेंशनली आप समझोगे कि कंडीशंस तो इंप्रूव नहीं हुए बट कंडीशंस और भी डिट्योरेट हो गए। इसीलिए देखोगे दिस इज अ सिचुएशन वेयर अ परमानेंट अनसेटलमेंट will be brought up by 3 consecutive reforms by Britishers, by 3 consecutive reforms of Britishers। और फाइनली वहां पे देखेंगे लोगों का स्पेशली कंट्री साइड में जो लोग रह रहे हैं, फार्मर्स, पीजेंट्स, लैंडेस वर्कर्स, लेबरर्स, सभी का कंडीशंस क्या हो जाएगा, एकदम तितर बितर हो जाएगा। तो वही आप यहाँ पे देखोगे डिस्कस किए जाते हुए। तो सबसे पहले आपने बात की कि द कॉलोनियल एक्सपेरिमेंट रीऑर्डरिंग रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया को वो क्या कर रहे हैं, फिर से रीऑर्डर कर रहे हैं। तो इसके लिए 3 एग्जांपल्स आपने ली हैं। बंगाल के अंदर आपने देखा था कि ये एक अटेम्प्ट लेते हैं टू क्रिएट अ लोयल लैंडेड जेंट्री। और ये लोयल जेंट्री कौन है भाई, दे आर जमींदार। ये कौन है भाई, ये हमारे जमींदार है जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। और जमींदार के बाद ये यहां से आगे बढ़ेंगे तो जोतदार का जिक्र आएगा। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम एक बार फिर से आपके सामने रखेंगे, राइट। और एक चीज और, आपका सीयूटी को लेके अगर आप कंसर्न है, सीयूटी को लेके आप चिंतित, तो बता दें अभी हमारे जो 2026 में जो सीयूटी की एग्जाम होगी उसको लेके जो आपका सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट वाइज उन्होंने वहां पे सिलेबस रिलीज कर दिया, जाके सीयूटी के साइट से आप देख लेंगे। मैं अगले सेशन में जब आऊंगा तो डिटेल्ड वे में आपको बताऊंगा कि आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसके हिसाब से आपका सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से कंटेंट आप देखेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज जो पेपर्स होंगे वहां पे वो अपियर होंगे। तो नेक्स्ट सेशन जब मैं आऊंगा लाइव सेशन लेंगे, वहां पे उसका डिस्कशन कराएंगे। तो आप थोड़ा सा वहां पे आइएगा, ठीक है। बंगाल की बात करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे हमारे लिए एक परमानेंट सेटलमेंट आएगी 1793 के अंदर। और उसके जरिए जो वहां के लैंडलॉर्ड्स थे जिन्हें आप जमींदार बोलोगे वो उनको टॉर्चर किया जाएगा और जो कंडीशंस हैं जमींदार और हमारे लाइक किसानों के बीच में वो डिट्योरेट होगा। और अल्टीमेटली जो टॉप हायरार्की में जो अपेक्स प्रेडेटर है वहां पे ब्रिटिशर्स, उनका भी कंडीशंस क्या होगा, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो सारे बंगाल के अंदर जो हमारे पास
मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसान, उनका ही कंडीशन जब सही नहीं रहेगा तो बाकी सारे जो अलग अलग लेयर पे जो लाइक हायर अथॉरिटीज बैठे हैं उनका कंडीशंस कैसे इंप्रूव हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली वो रिलाय करें किसके ऊपर, किसानों के कंडीशंस के ऊपर, और अगर किसान की कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती है तो समझिए किसी का कंडीशन इंप्रूव नहीं होगा। तो बंगाल की हम बात करेंगे, फिर राजमहल हिल्स की बात करेंगे, झारखंड बिहार वाला जो वो पार्ट जहां पे आप देखेंगे बहुत भारी मात्रा में ट्रैवल, मेन आप इसे कनेक्ट कर सकते हो सेंट्रल इंडिया से, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे ट्रैवल पीपल रहते हैं और उनके लिए अब ब्रिटिशर्स क्या लेके आ रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं कि चूंकि आप जानते हो कि जंगलों में जो लोग रहते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, और ऑलरेडी जो फॉरेस्ट है वो ब्रिटिशर्स के लिए अन लाइक प्रोडक्टिव कैटेगरी में आ गया, तो ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि उसको भी क्यों ना कल्चरेबल बनाया जाए, कल्टिवेबल बनाया जाए, जिसके जहां पे खेती किया जाएगा और वहां से ज्यादा और रेवेन्यू हम क्या कर पाएंगे, वसूल पाएंगे। तो ये एक टसल वहां पे देखेंगे जहां पे आप टाइटल के जरिए भी इसको कवर कर पाओगे, दिस इज एक्चुअली अ बैटल बिटवीन द पीपल हु विल फॉलो हु एंड द पीपल हु विल फॉलो द प्लो, दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट किया जाएगा, क्रिएट किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और लास्ट में आप देखेंगे दक्कन की बात करेंगे, दक्कन को एक लाइक वर्ल्ड वाइड जो नीड थी कॉटन की उसको फुलफिल करने के लिए तैयार किया जाएगा, और वहां पे आप बात करेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम, एक एक करके इन सभी चीजों का डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। सो व्हाट हैपेंस व्हेन न्यू लॉज ऑफ प्रॉपर्टी, रेवेन्यू एंड कॉमर्स रीशेप हु गेट्स रिच, who gets poor and who loses the land they have lived on for centuries। तो यहां पे आप उसके बारे में डिटेल वे में डिस्कस करोगे। तो सबसे पहले आपने देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट लाया जाएगा कहां पे भाई, बंगाल के अंदर, ये बंगाल के अंदर आएगा, ठीक है ना। टिक महाल की बात करोगे तो ये आएगा आपका सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के अंदर, ठीक है। और रैयत बारी की बात करोगे तो ये देखेंगे आप हमारे दक्कन वाले पार्ट में प्रैक्टिस की, दक्कन प्लेट्यू वाले जोन में आप देखेंगे प्रैक्टिस किया जाएगा। इसके प्रोपेगेटर कौन है भाई, परमानेंट सेटलमेंट वहां पे हमने बात की थी किनकी, चार्ल्स कॉर्नवालिस की। फिर बात करते हुए यहाँ पे महालवारी सिस्टम के प्रोपेगेटर की तो हॉर्ट मैकेंजी का आप नाम लेंगे, राइट। फिर बात करते हुए रैयतवाड़ी सेटलमेंट की तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास थॉमस मुनरो का जिक्र आएगा, और अलग अलग तरीके से इनको क्या की जाएगी, प्रैक्टिस की जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, गौर करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा था सबसे पहले बंगाल का जिक्र, बंगाल को सभी स्पेशली खासकर ब्रिटिशर्स की जब भी आप बात करेंगे तो वो उनका एक बहुत ही यूनिक वहां पे अप्रोच था। बंगाल के अंदर अगर देखते हो तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा से ड्रेन की जा रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दो मेजर पेरिनियल रिवर्स के द्वारा ड्रेन की जा रही है, और थ्रू आउट द ईयर आप देखेंगे यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सालों भर पानी है। आप कॉटन की जूट की कल्टीवेशन की बात कर लो, उसके साथ साथ पैडी की कल्टीवेशन की बात कर लो, और भी बहुत सारे यहाँ पे क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं उसके जरिए समझिए कि साल भर यहाँ का किसान सरप्लस इनकम पैदा कर सकते हैं, पैदावार जो रहेगा, जो हार्वेस्ट रहेगा वो सरप्लस रहेगा, ऐसा मानना था किसानों का, और पॉसिबिलिटी भी थी, पहले ऐसा होते आ रहा था। अब पर कंडीशन वो ऐसे नहीं है, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है उसके जरिए यहाँ के किसान का कंडीशन थोड़ा सा क्या हो गया, डिट्योरेट हो गया। रीजन आप देखेंगे कि जो वो पॉलिसीज लेके आ रहे हैं अल्टीमेटली वो किसानों को ही क्या कर रहा है, वहां ग्राउंड लेवल पे अफेक्ट कर रहा है और उनके कंडीशंस को और भी पुअर बना रहा है। तो अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पे, तो बंगाल इसलिए उनका प्राइमरी टारगेट था, उनको पता था कि यहाँ पे अगर कंडीशन सब इंप्रूव करते तो हमारे पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके जितने भी हमारे खर्चे हैं सब आराम से यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो इसलिए 1793 में गवर्नर जनरल जो वहां के थे चार्ल्स कॉर्नवालिस introduced the permanent settlement in Bengal. The goal was to solve the crisis of declining agricultural output, जो agricultural output decline हो रहा था उसको क्या करना, फिर से इंप्रूव करना, और साथ साथ क्रिएट अ स्टेबल रेवेन्यू सोर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो भी रेवेन्यू चाहिए थी वो लंदन से नहीं आएगा, इंग्लैंड से नहीं आएगा, बल्कि हम उसको इंडिया के ही सॉइल से क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो ये भी इनका एक मेन एजेंडा था। तो पहला कि इनको रेवेन्यू टैक्स चाहिए, अब वहां पे वो तभी हो पाएगा जब एग्रीकल्चरल जो आउटपुट है वो इंप्रूव हो। अब वो क्यों हो भाई, क्योंकि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर रन कराना है भाई साहब, अगर चलाना है तरीके से, तो उसके लिए जो हमें रेवेन्यू चाहिए वो हमें जनरेट कहां से होगा, वो होगा यहीं के दर से, हमें कहीं इंग्लैंड या फिर लंदन से लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा माना था ब्रिटिशर्स का। इसीलिए आप देख रहे हो ये ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करते, फोर्स करते कि भाई आओ तुम खेती करो और हमारे हिसाब से तुम खेती करो, प्रोडक्टिविटी तुम्हारा बढ़ेगा। अब कंपनी का क्या लॉजिक था, इसके लिए कंपनी क्या करी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कंपनी क्या करिए, दे
started creating a loyal class. Loyal class कौन है भाई? By securing property rights for the Rajas and Talukdar. Now they are getting called as Jamindar. The British hope to create a class of rich land owners loyal to the company. तो उन्होंने क्या कोशिश किया कि हम एक ऐसे क्लास जो ऑलरेडी राजा हैं उनको हम ये काम देंगे कि आपके पास जितने भी विलेजेज हैं, जो भी टेरिटरी है, वहां से आप टैक्स वसूलो, हम आपको क्या देंगे? सिक्योरिटी देंगे, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम जो होगा वो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और मान ये बेसिकली जो फंक्शन है ये सब्सिडरी अलायंस का, जहां पे ब्रिटिशर्स क्या कंडीशंस रखते थे कि आपको रक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी किससे? हमसे, हमसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आप हमारे अगेंस्ट जाते हो तो फिर हम आपको क्या करेंगे? ओवरटेक करेंगे और फिर वहां पे आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए आपको हमसे अगर रक्षा चाहिए तो हमें कुछ टैक्स दीजिए, टैक्स दीजिए। दूसरी बात, आपको रक्षा चाहिए तो डेफिनेटली आपको हम आर्मी देंगे। आर्मी कहां से आएगा भाई? आर्मी आपको मिलेगा आपके हम देंगे, आर्मी हम आपको देंगे लाके। और इसलिए अगर आप देख रहे हो तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो वहां पे इनका मेन इंटेंशन था कि एक ऐसे क्लास का फॉर्मेशन हो जिसके जरिए हम लोगों को गवर्न कर पाए। और वो कौन थे भाई? जमींदार। तो ये वफादार थे, माने जाते थे कि ये वफादार होंगे किसके? अपने लाइक ब्रिटिशर्स के। तो ये था एक इनका पहला इंटेंशन कि क्रिएट ए लोयल क्लास। दूसरा था इनकरेज इन्वेस्टमेंट। अब परमानेंट जो आप क्या कर रहे हो? सेटलमेंट ला रहे हो। मेन इंटेंशन था कि जो भी वहां पे रेवेन्यू होगा वो पहले से ही फिक्स्ड कर दिया जाएगा, वहां पे कोई कंपनसेशन नहीं होगा। तो अ परमानेंटली फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड वुड गिव जमींदार्स सिक्योरिटी, इंकरेजिंग देम टू इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर। और जमींदार को इससे क्या होगा? उनको लगता था, ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर वो परमानेंट बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट करने लगते हैं तो उसी से वो क्या करेंगे? एग्रीकल्चरल आउटपुट और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वहां पे एग्रीकल्चर के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे हमारा अल्टीमेटली क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू टैक्स वसूला जाएगा। तो ऐसा मानना था किनका? ब्रिटिशर्स का। अब तीसरी बात करते हो तो इंश्योर रेगुलर रेवेन्यू, और द कंपनी वुड एंजॉय अ प्रेडिक्टेबल फ्लो ऑफ इनकम विदाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन। अब देखिए, सारी जिम्मेदारी उस एरिया की दे दी गई है किनको? जमींदार को। अब जमींदार को बोला जाए कि भाई इतना बड़ा वास्ट टेरिटरी कि आप महाराजा हो। अब जमींदार को, किसी को ये बात बोला जाएगा तो थोड़ा सा प्राउड तो फील होगा ही। अब यहाँ पे ये बात उन्हें, उन जमींदार को समझ में नहीं आई कि हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए? सिर्फ साल में, महीना में उनको क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए, हर हालत में चाहिए। उनको कुछ नहीं करना, सारा काम तो हमें करना ना। ये बात यहाँ पे उस वक्त जमींदार को समझ में नहीं है, बट धीरे धीरे वो ये बात रियलाइज करेंगे और तब जाके देखेंगे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी। तो ये था कंपनी का लॉजिक। अब यहाँ पे जमींदार का रोल आपने देखा, द जमींदार वाज नॉट अ लैंड ओनर इन द मॉडर्न सेंस बट अ रेवेन्यू कलेक्टर। अब आज के सेंस में अगर आप देखते हो तो वो लैंड ओनर नहीं थे। क्यों लैंड ओनर नहीं थे? क्योंकि इसका इसी लॉजिक्स के जरिए एक पॉइंट और वहां पे ब्रिटिशर्स कहते हैं जमींदार को कि इन केस अगर आप फेल करते हैं, हमारे कंप्लायंस को फुलफिल करने में आप फेल हो जाते हैं, तो आपकी जो लैंड है वो आपसे छीन ली जाएगी, उसको हम ऑक्शन कर देंगे और फिर वो लैंड किसी और को चला जाएगा। मतलब आपका वहां पे क्या हो जाएगा? रेपुटेशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो इतना बड़ा एक छत्र राज था आपको, आपका इस लैंड के ऊपर, अब आपके पास वो नहीं रहेगा। ऐसा कहना था किनका? ब्रिटिशर्स का। किसको ये कह रहे थे? जमींदार को। तो अब धीरे धीरे ये बात जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा, सीधी सी बात कि मतलब लैंड ओनर्स के पास कुछ नहीं था। उनको सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भाई इस समय पे आप क्या करो? यहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर लो। इसीलिए आज के जमाने में अगर आप देखते हो तो वो कुछ नहीं थे, बल्कि क्या थे? एक रेवेन्यू कलेक्टर थे। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? ब्रिटिशर्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये था हमारे पास। मान लो कि इनको 400 विलेजेस दिया गया, तो उस 400 विलेजेस से सिर्फ क्या करेंगे? ये रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ये उनका मेन मोटो था, राइट। तो ये था जमींदार का रोल। यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमारे वर्धमान के जो राजा थे, जमींदार थे, उनका पैलेस था, कितना भव्य था। और यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस सब देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये भाई सब लेके आएंगे परमानेंट सेटलमेंट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? Over 75% of the zamindars in Bengal, they changed hands. The permanent settlement designed for a stability created widespread turmoil. ज्यादातर धीरे धीरे करके जब देखेंगे आप, तो ज्यादातर जो आपके वहां के जमींदार थे, उनको ये बात रियलाइज होगी कि भाई ये तो कहीं से उनके लिए सही नहीं है। ये उनको क्या कर रहा है? उनके पावर से लाइक हटा रहा है। अल्टीमेटली क्या होंगे? बहुत सारे ऐसे जमींदार होंगे जो कि अपने इस जमींदारी प्रथा को छोड़ के दूसरे कामों में क्या करेंगे? अपना किस्मत आजमाएंगे। सो यस, 75 ओवर 75% ऑफ द जमींदार्स इन बंगाल दे चेंज्ड हैंड्स, एंड हियर यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व व्हाई दीज जमींदार्स are going to become defaulted.
they will be never able to pay the taxes as it was asked by Britishers। जो भी अमाउंट ब्रिटिशर्स के द्वारा रेवेन्यू टैक्स के थ्रू मांगा जा रहा था, अब वहां पे हमारे ये जो लाइक जमींदार वो कभी भी नहीं पे कर पाएंगे, तो इसीलिए वो डिफॉल्टर बन जाएंगे, राइट। क्या रीजन था इसका? तो ये सारे रीजन है। पहला तो एक्सॉर्बिटेंट इनिशियल डिमांड, जो आप डिमांड कर रहे हो, फिक्स्ड रेवेन्यू की बात कर रहे हो, दैट इज लिटरली इलॉजिकल। सो द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट वेरी हाई रेट टू मिनिमाइज द कंपनीज फ्यूचर लॉसेस फ्रॉम राइजिंग प्राइसेस। कंपनी कहीं से भी कंपनसेट करने के लिए तैयार नहीं था। फ्यूचर में भी अगर कोई लॉस होगा तो उसको आज ही वो क्या करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे। और इसीलिए वो बहुत दिमाग लगा के उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने पहले ही वो जो रेट था रेवेन्यू टैक्स का, उसको पहले उन्होंने क्या किया, सबसे अपर लिमिट पे लगा रखे रखा था, और जो कि आम किसान के लिए और जमींदार के लिए काफी मुश्किल था उसको पे कर पाना। दूसरा, डिप्रेस प्राइसेस, जो प्राइसेस थी एग्रीकल्चर की इस स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, स्पेशली जब बात करते हो 1790s की, वो काफी पुअर था। आपका जो हार्वेस्ट के बाद जो रेवेन्यू आएगा बेचने के बाद आपके प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चरल यील्ड को, वो बहुत ही कम था। वो इतना इनफ नहीं था जिसके जरिए आप क्या कर पाओगे, टैक्सेस को पे कर पाओगे। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। फिर सनसेट लॉ की बात करते हो, जमींदार के पास एक डेडलाइन दिया जाता था कि शाम होने से पहले, सूर्यास्त से पहले अगर आपको जो बोला गया अमाउंट नहीं पे कर पाते हो, रेवेन्यू टैक्स नहीं जमा करवा पाते हो, तो आपका जो लैंड है वो ऑक्शन के लिए अब रेडी हो जाएगा। और ये यहाँ पे आप देख रहे हो जिक्र किए जाते हो, तो वो कहलाता था सनसेट लॉ। सूर्यास्त से पहले आपको क्या करना है, अपना पैसा जमा कर देना, जो आप भी 40 गांव से आप कलेक्ट, 400 गांव से आप कलेक्ट करके ला रहे हो। लिमिटेड पावर, तो इसके जरिए आप देखेंगे कि जो हमारे जो जमींदार थे उनके पावर को भी क्या की जा रही थी, लिमिट की जा रही थी। क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को लग गया था कि भाई जमींदार अब जब डिफॉल्टर बन रहे हैं, अगर हम सबको जो पुराना वाला स्टेटस था जहां पे उनके पास आप राइट दे रखे थे कि आप अपना मिलिट्री उट्री रखो, अगर उसी तरह का स्ट्रक्चर रहेगा तो वो हो सकता है सब मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दे। इसलिए उन्होंने पहले ही ये रियलाइज कर लिया कि जमींदार का कंडीशन खराब होगा, अगर उनके पास मिलिट्री रहेगा तो हो सकता है हमसे वो लड़े। तो पहले ही उन्होंने क्या किया, लॉज बना के उनसे सारे जो पावर थे, मिलिट्री पावर थे, उनसे छीन लिया। तो यस, द जमींदार्स मिलिट्री पावर वाज डिसबैंडेड एंड हिज जुडिशियल अथॉरिटी वाज कर्टेल्ड बाय अ न्यू कंपनी अपॉइंटेड कलेक्टर। और उनका जो जुडिशियल राइट्स था, अपने एरिया में डिसीजन लेना, पावर लाइक पावर को एंजॉय करना, उसको प्रैक्टिस करना, तो ये सारे उनके फंक्शंस जो थे वो उनसे छीन लिए गए हैं। तो नाउ ही इज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कोर्स पेमेंट फ्रॉम powerful villagers. In Bardhaman alone, there were over 30,000 pending suits for rent arrears in 1790। सिर्फ वर्धमान की बात करते हो तो 30,000 लोग थे जिनका देखेंगे पेंडिंग बैरियर्स था, एरियर्स था, पेंडिंग एरियर्स था, जो कि पे नहीं कर पा रहे थे अपना लैंड टैक्स। और 1798 की बात है ये। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम काफी क्या हो गया था, अब खोखला हो गया। तो ये हर हालत में क्या कर रहा था, किसानों को टॉर्चर ही कर रहा था। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, जमींदार की क्या स्ट्रेटजी थी। अब आपको सर्वाइव करना है, आप सोसाइटी में काफी लंबे अरसे से वहां पे जिंदा हो, आपको वहां पे अपने रेपुटेशन, अपने इमेज को भी बना के रखना, तो आप वहां पे क्या डिसीजन लोगे। तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो इन 1797 ऑक्शन ऑफ द राजा ऑफ बर्धमान स्टेट्स रिवील्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट। जो राजा बर्धमान के हैं उनका जब लैंड का जब ऑक्शन, क्योंकि वो फेल हो गए, ही फेल टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ऐसे केसेस में जो सनसेट वाली लॉ थी उसको अप्लाई करते हुए उनका जो लैंड था उसको ऑक्शन के लिए रखा गया, ऑक्शन की जाने लगी। वहां पे क्या देखोगे, एक स्ट्रेंज ट्विस्ट देखने को मिलता है। ओवर 95% ऑफ द सेल्स वेयर फिशियस, द राजा रिमेन्ड इन कंट्रोल। जो सेल हुआ उसमें भी फिर से देखेंगे राजा का ही कंट्रोल वहां पे दिखेगा। जो 95% जो ऑक्शंस हुए थे, जो सेल हुए थे, उसमें देखेंगे राजा की लोगों ही ने ही जाके उसको फिर से ऑक्शन में अपनी हाईएस्ट बिडर बनके उसको अपने राजा के लिए खरीद लिया। तो यहाँ पे ये हो रहा, हाउ जमींदार रजिस्ट्रेस ऑक्शन से रिटेन पावर। पीसीएस सेल का मतलब क्या था, जिसे बेनामी बोलते हो। राजा क्या करेंगे, अपना लैंड को मां को ट्रांसफर कर देंगे। राजा का लैंड ऑक्शन ना होगा, राजा के मां का लैंड को कौन ऑक्शन करेगा, राजा का लैंड होगा जो वो ऑक्शन करोगे आप, पर राजा के मां के नाम से अगर लैंड होगा तो उसको तो आप टच नहीं कर सकते। तो ये हो गया राजा एजेंट बाय स्टेट ऑक्शन। अब राजा के नाम से भी कोई प्रॉपर्टी है तो ठीक है, राजा की प्रॉपर्टी को आप ऑक्शन करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, राजा के एजेंट ही जाके वहां पे राजा के बिहाफ में सारे प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे और फिर वो किसको दे देंगे, राजा को दे देंगे। एजेंट्स डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, और यहाँ पे मान लो कि अगर नहीं भी देते हैं राजा को, तो राजा को बोलेगा क्या उन एजेंट को कि तुम आप पेमेंट मत करो। जब पेमेंट तुम खुद नहीं करोगे उसको तो ब्रिटिशर्स के पास क्या जाएगा भाई, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो फिर से ऑटोमेटिकली आपके पास लैंड आ जाएगा, राइट। तो ये था स्ट्रेटजी। मतलब अगर जो एजेंट वहां पे हाईएस्ट बिडर हैं, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं टाइम पे,
और लैंड एक्वायर नहीं कर पाते तो लैंड ऑटोमेटिकली किनके पास रह जाएगा, राजा के पास ही रह जाएगा। सो एजेंट्स डिफॉल्ट ऑन पेमेंट एंड फाइनली दिस वाज द प्रोसेस रिपीटेड एग्जॉस्टेड bidders or finally this zamindar retained his power, right? So between 1793 to 1801 this method accounted for rupees 30 lakh in benami purchases by Bengal's 4 largest जमींदार। जो बंगाल के 4 बड़े जमींदार थे उनके द्वारा 30 लाख का लगभग बेनामी प्रॉपर्टी क्या किया गया था, परचेज किया गया था। और ये इंसिडेंट देख रहे हो 1793 से 1801 के बीच में काफी कॉमन था। तो ये था वर्चस्व जमींदारों का, उनका था ग्राउंड पे भी पकड़, ठीक ना। अब इसके साथ साथ ब्रिटिश को कैसे बेवकूफ बनाया ये तो आपने देखा ही। इसके साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो कंट्रोलिंग द पीजेंट्री, किसानों को भी वो कैसे लाइक कंट्रोल करें, जरा गौर कीजिएगा। तो आउटसाइडर्स हु बाउट स्टेट एट ऑक्शन, आउटसाइडर्स जो जिन्होंने क्या किया ऑक्शन में स्टेट्स को बाहर से, जो मतलब राजा से जिनका कोई कनेक्शन है नहीं है, अगर वहां पे वो लैंड मान लो कि खरीद भी लिए तो अल्टीमेटली लैंड पे किसानों को लैंड तो किसानों को देंगे ही काम करने के लिए, और फिर किसानों से टैक्स वसूलेंगे, रेवेन्यू टैक्स। हुआ क्या कि किसान तो पुराने वाले जमींदार के लिए काम कर रहे थे पहले से, तो उनके लिए वो काफी वफादार थे। पुराना वाला किसान जो किसान थे पुराने वाले जमींदार से काफी अच्छे बॉन्डेड थे। तो अब जो नया जमींदार आ रहा है भाई उसके लिए वो काम करना ही बंद कर दिए, काम करना बंद कर दिए तो अल्टीमेटली क्या होगा भाई, फिर से वो हार के अपना लैंड किसको सौंप देगा, पुराने लैंड ओनर को, जमींदार को। So outsiders who bought estates at auction were often unable to take possession, so they were attacked by the former zamindars or strongmen like लठियाल जिन्हें बोलते हो, और faced resistance from loyal peasants who saw their zamindar as a figure of authority। तो ये था situation। So by the early 19th century with prices recovering, the zamindar who survived the 1790s consolidated their power, their authority unbroken। और जो survive कर लिए इस फेज को they always became so much powerful। ये था यहाँ पे बड़वान के राजा का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देख लो द राइज ऑफ न्यू रूरल पावर, द जोतेदार। अब राजा जो जमींदार थे थोड़ा सा उनका स्टेटस डिक्लाइन होगा। ब्रिटिशर्स ने समझ लिया कि भाई अब हम जमींदार के साथ हाथ नहीं मिला सकते क्योंकि वो हमें धोखा दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने गांव में ही क्या किया, एक ऐसे लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया जिनके पास काफी ज्यादा लैंड थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे गांव में ही रहते थे और उनका भी काफी अच्छा रिलेशनशिप था हमारे क्या बोल सकते हो गांव वाले लोगों से, क्योंकि गांव से आते थे तो ऑब्वियसली गांव के लोग तो एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। तो वहां पे अब क्या देखोगे, ये थे जोतीदार। तो while जमींदार struggled, a class of rich peasants known as जोतीदार consolidated their position in North Bengal, some acquired thousands of acres। कुछ ऐसे भी जोतीदार थे जिनके पास thousands of acres of land था। तो द जोतीदार सोर्स ऑफ पावर, और इनका सोर्स ऑफ पावर क्या था जरा गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेरिजन करने के लिए आएगा कि जमींदार और जोतीदार में कंपेयर कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे लोकल प्रेजेंस की बात करते हो, अनलाइक जो जमींदार्स who often lived in cities, जोतीदार्स lived in villages exercising direct control। डायरेक्ट चूंकि विलेजेस में रहते थे तो इनका लोगों के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल था। अब ऐसा नहीं कि आप शहर से आ रहे हो बार बार तो आपको वहां पे टाइम वेस्ट होगा, तो ये सारी चीजें इनको देखने को नहीं मिलेगी। इकोनॉमिक कंट्रोल भी था, दे कंट्रोल लोकल ट्रेड एंड मनी लेंडिंग क्रिएटिंग डिपेंडेंसीज एमंग पुअर कल्टिवेटर्स। जो पुअर कल्टिवेटर्स थे वो इनसे लोन लेते थे, तो ऑब्वियसली उनके साथ भी एक क्या था, बॉन्डिंग था डिपेंडेंसी का। तो ऐसे केस में ये लोग हमेशा किससे, जो गांव में लोग रह रहे हैं वो किन से ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, इन कंपेरिजन टू जमींदार्स दे विल बी मोर क्लोज टू जोतीदार्स। लैंड कल्टीवेशन की बात करते हो, लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय शेयर क्रॉपर्स, जिन्हें बोलते हो अधियार और बरगदार। अब यहाँ पे क्या होता है, अधियार का मतलब क्या होगा कि जो भी आप उपजाओगे, जो भी आएगा हार्वेस्ट, उसका 50% आप रखोगे, 50% हम रखोगे। आप हमारे लैंड पे खेती कर रहे हो, 50% हम कुछ नहीं करेंगे, आप मेरे खेत पे सिर्फ काम करो, तो इसलिए क्या करोगे, 50% आप हमको दोगे, 50% आप रखोगे, बस इतना ही हमको कहना है। तो दिस इज लैंड कल्टीवेशन। एक्टिव रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या देख रहे हो, दे फियर्सली रेजिस्टेड जमींदार। गांव में इनका काफी तूती बोलता था, लोगों के बीच में काफी बड़ा इनका रोल था, स्पेशली गांव में। तो ये आराम से खुल के क्या कर रहे थे, रजिस्ट कर रहे थे किनको, जमींदार को। और यही तो चाहते थे ब्रिटिशर्स की, फूट डालो और शासन करो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, सो दे मोबिलाइज डिपेंडेंट रैयत अगेंस्ट जमींदार्स और जमींदारी ऑफिसर्स एंड डिलिबरेटली डिलेड रेवेन्यू पेमेंट। अब आपको पता था कि अगर जमींदार समय पे रेवेन्यू नहीं जमा करेगा तो उसका लैंड उनके हाथ से चला जाएगा, ठीक ना। तो ये लोग जो जोतदार थे ये जानबूझ के लोगों को कन्वे करते थे कि तुम टैक्स नहीं दो समय पे, और इसलिए लोग इनकी बातों में आके जमींदार के अगेंस्ट गए थे, और इसलिए ये काफी ज्यादा क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे करके पावरफुल हो जाएंगे, और ग्राउंड लेवल पे इनका अथॉरिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर जोतीदार और जमींदार की बात करते हो, देयर वाज द राइज ऑफ जोतीदार आल्सो नोन एज हवलदार और मंडल्स
इनविटेबली वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी फ्रॉम बिलो, क्रिएटिंग अ न्यू लेयर ऑफ पावर इन द कंट्री साइड। तो एक नए तरह का क्या हो गया यहाँ पे, पावर क्रिएट हो रहा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं अपने बंगाल के ही एक लाइक अलग ही कॉर्नर में, जहां पे आप देखेंगे लाइक काफी यूनिक अनइवन टेरेन आपको वहां पे दिखेगा। टेरेन कुछ इस तरीके से जहां पे बहुत भारी मात्रा में क्या है, जंगल है, पहाड़ है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट राजमहल हिल्स, राइट। सेटिंग द सीन, गौर कीजिएगा पहले। वी नो मूव we now move from the settled wetlands of Bengal to the rugged hills and forests of Rajmahal in the early 19th century. A region colonial officers saw as dangerous and impenetrable, inhabited by savage and unruly people. समझिए इसका क्या कहने का मतलब हुआ। सेटिंग द सीन, यहाँ पे अब आप थोड़ा सा बंगाल से हटके जा रहे हो रग्ड हिल्स की तरफ, राजमहल की पहाड़ियों में, जहां पे 19th सेंचुरी के अंदर कॉलोनियल जो लोग थे, कॉलोनियल ऑफिसर्स थे, वो देखते थे इस पूरे टेरिटरी को इनपेनिट्रेबल, इनहैबिटेबल और सावेज, और घर किन लोगों का, जो कि सावेज हैं, बारबेरियन हैं, अनरूली हैं, लोगों के द्वारा गवर्न नहीं किए जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं, रेगुलेट नहीं किए जा सकते हैं। तो कौन है भाई ये लोग? ये हैं पहाड़ीज, जिन्हें जो कि हल चलाते हैं, द हो, right? So the original inhabitants of the hills, their identity, they are the actually original inhabitants of the hills. Their identity and survival were tied to the forest, और इनकी पहचान जो थी जंगलों से ही थी। They practice shifting cultivation, जिसे आपने पढ़ा है, झूम बोलते हो आप, using a hoe to scratch the earth and subsisted on forest produce। ये हल क्या बोलते हो? हो मतलब क्या बोलते हो? कुदाल। हो टू स्क्रैच द अर्थ, और कुदाल को यूज करके ये अर्थ को स्क्रैच करते थे और वहां पे खेती किया करते थे, राइट। और उसी के ऊपर अपना वो क्या करते थे, जीवन निर्वाहन करते थे। देयर वे ऑफ लाइफ वाज मोबाइल एंड डीपली कनेक्टेड टू द नेचुरल लैंडस्केप। तो ये काफी ज्यादा नेचर से कनेक्टेड रहते थे। अब थोड़ा सा इन्हीं के पैरेलल हम आते हैं पहाड़ के नीचे में जो रहने वाले लोग थे, जो वैली में रहने वाले लोग थे, वो कौन थे? संथाल। ये यूज करते थे। अब पहाड़ के नीचे जो फ्लैट प्लेन है, वहां पे कुदाल से आपका काम नहीं चलेगा। तो हो का मतलब क्या हो गया भाई? कुदाल। ये क्या है? कुदाल है। कुदाल से यहाँ पे पहाड़ों में काम चल रहा है, जहाँ पे लैंड का अमाउंट उतना ज्यादा नहीं है, पर वैली एरिया में लैंड का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपको हर हालत में क्या चाहिए? आपको चाहिए ही प्लॉ। तो पायनियर सेटलर्स हु मूव्ड इनटू द रीजन फ्रॉम द 1780s, they were seen by the British as ideal farmers who cleared forest with vigor and cultivated the land with the plow, becoming settled peasant। ये भी जंगलों में ही रहने वाले लोग थे, बट पहाड़ों से उतर के नीचे आ गए थे और वहां पे जंगलों को साफ करके वहां पे परमानेंटली सेटल हो गए थे और खेती कर रहे थे। ब्रिटिशर्स की आंखों में ये काफी क्या थे? समझदार लोग थे। इन्होंने अपने मेहनत से जंगलों को साफ किया। दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर्स, और ये चूंकि आसानी से ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किए जा रहे थे? रेगुलेट किए जा रहे थे, इसलिए ये काफी सभ्य माने जा रहे थे, सिविलाइज्ड माने जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये था यहाँ पे दोनों के बीच में स्टोरी। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ how the expansion of plow-based settled agriculture threatened the hoe-based forest dwelling life of the पहाड़ीज। अब यहाँ पे जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं वो पहाड़ी कहलाएंगे, राइट। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि लोग प्रीफर किसको कर रहे हैं, और ब्रिटिशर्स भी इनको सपोर्ट करें कि आप लाइक पहाड़ के नीचे आके खेतों को साफ कीजिए, जंगलों को साफ कीजिए और वहां पे खेती कीजिए। अब इसके चलते क्या हो गया? जो लोग जंगलों में रह रहे थे उनका जंगल अब खतरे में पड़ गया। जंगल को काट करके बोला जा रहा है कि आप क्या करो, खेती करो, किस तरह का? लाइक परमानेंट सेटल टाइप का कल्टीवेशन करो, और वहां पे हल को आप यूज करो। तो ये था कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन। लाइक हमेशा आपने देखा है कि लोगों को सिविल वार्स वाला सिचुएशन पैदा करना ब्रिटिशर्स के लिए काफी आसान था, और इसीलिए देखिए एक ही एरिया से दोनों लोग आ रहे हैं। एक बस पहाड़ के नीचे रहते हैं, एक पहाड़ पे रहते हैं, एक जंगल में रहते हैं, अब थोड़ा सा वो खेती करने लगे हैं दूसरे वाले लोग। दोनों के बीच में कैसे यहाँ पे देखिए लड़ाई लगवाई जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रिटिशर्स का मेन कनिंगनेस। तो द वर्ल्ड ऑफ द पहाड़ीज, क्या देखूंगा? पहाड़ियों का क्या जिंदगी है? ये हमेशा फॉरेस्ट में रहते हैं। दे आर वेरी मच क्लोज टू नेचर। वहां पे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। दे आर डूइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, और वो सिर्फ अपने जीवन निर्वाहन के लिए ही क्या कर रहे हैं? वैसे कामों में लगे हुए। नेचर को बिल्कुल भी वो क्या करते हैं? टॉर्चर नहीं करते, बर्बाद नहीं करते, एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। दे आर सो मच क्लोज टू नेचर। So these Paharis entire existence was intimately connected to the forest। काफी इंटरट्वाइंड, इंटरवोवन थे वो किसके साथ? नेचर के साथ। सबसिस्टेंस, दे लिव्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक महुआ, फ्लावर्स फॉर फूड, कलेक्टेड सिल्क ककून्स एंड रेजिन फॉर सेल एंड प्रोड्यूस चारकोल। तो ये इनका काम था, और इसके ऊपर वो क्या कर रहे थे? सर्वाइव कर रहे थे। कल्टीवेशन की बात करते हो, दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे आप झूम बोलते हो, क्लियरिंग पैचेज ऑफ फॉरेस्ट विथ हो,
किससे कैसे खेतों जंगलों को साफ करते थे भाई? कुदाल से। और वहां पे वो क्या करते थे? खेती करते थे। कल्टिवेटिंग देम फॉर अ ईयर, कुछ सालों तक वहां पे खेती करते थे। एंड देन लीविंग देम फैलो टू रिकवर फर्टिलिटी, और फिर वहां पे उसे पड़ती छोड़ के कुछ दूसरे स्थानों पे चल जाते थे खेती करने के लिए। ये था इनका कल्टीवेशन का तरीका, जिसे आप बोलते हो क्या? झूम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इनकी आइडेंटिटी की बात करते हो, दे कंसिडर्ड द एंटायर रीजन देयर लैंड, और पूरा जो क्षेत्र था जंगलों का जो पहले हुआ करता था, चाहे पहाड़ चाहे नीचे, वो मानते थे कि हमारा अपना क्षेत्र है। द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड सर्वाइवल, और यही उनका क्या है? आइडेंटिटी है, यही उनका सर्वाइवल का मेन पॉइंट है। एंड रेजिस्टेड द इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर्स, और ये हमेशा जो आउटसाइडर्स जिन्हें ये बोलते थे दीकू, उनके इंटरवेंशन को, उनके इंट्रूजन को ये क्या करते थे? हमेशा रेजिस्ट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। तो ये देखिए, ये था पूरा फॉरेस्ट वाला पार्ट, ये राजमहल हिल्स है। और यहाँ पे देखिए अभी भी जंगलों में लोग कुछ इस तरीके से रह रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग आके सेटल्ड हो गए, तो यहाँ पे वो परमानेंट खेती कर रहे हैं। ये था हमारे पास तरीका। अब रिलेशनशिप विद द प्लेन्स, ये है प्लेन हमारे पास, और ये हमारे पास हो गया हिल्स। यहाँ पे देख रहे हो रिलेशनशिप विद हिल्स। यहाँ पे रेड्स की बात करते हो, द पहाड़ीज रेगुलरली रेडेड द सेटल्ड प्लेन्स बिलो, अ नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल इन ईयर्स ऑफ स्कार्सिटी एंड असर्शन ऑफ पावर। समय समय पे ये क्या करते थे? यहाँ के लोग जंगलों से आके यहाँ पे इन सभी चीजों को, जो यहाँ पे फूड ग्रेन्स वगैरह था, उसको रेड करते थे, लूटते थे, और उसी के ऊपर वो क्या करते थे? सर्वाइव करते थे। तो इसलिए भी क्या करते थे अंग्रेज? इनसे क्या करते थे? खौफ में रहते थे, और या फिर इनसे जलते थे, या फिर इनको, इनसे नफरत करते थे। A negotiated peace. To maintain peace, जमींदार्स ऑन द प्लेन्स पेड अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ्स। इसीलिए, इससे बचने के लिए कि फर्दर रेड ना हो, तो यहाँ के जो जमींदार है उन्होंने क्या किया? रेगुलर बेसिस पे इन्हें भी क्या करते थे? या जो जंगलों के जो चीफ हैं, जो मुखिया हैं, उनको भी कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट दिया करते थे। तो ट्रेडर्स ऑल्सो पेड अ टॉल फॉर परमिशन टू यूज द पासेस, इन रिटर्न फॉर विच पहाड़ी चीफ ऑफर्ड प्रोटेक्शन। और वैसे केसेस में जंगलों से जब जो रास्ता होता था, जैसे ट्रेड करे तो जंगलों से होके जाओगे, तो चूंकि हमारे जो जमींदार हैं, जो साहूकार हैं, वो इन लोगों को क्या दे रहे थे? कुछ टोकन दे रहे थे, टोकन मनी दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे। तो उससे जंगलों के चीफ खुश रह रहे थे, ट्राइबल कम्युनिटी के जो चीफ थे वो खुश थे, और इसलिए ये क्या करते थे? सपोर्ट करते थे जो हमारे मर्चेंट्स थे उनको, अगर वहां से जाना रास्ता उनको चाहिए तो ये था हमारे पास तरीका, जिसके जरिए आप देखेंगे रिलेशनशिप विथ प्लेन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। ये था हमारे पास यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी के सारे कंटेंट हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके हमें बढ़ना, कोई घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है, स्लोली स्लोली हम बढ़ेंगे और फिर चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए साल में, और वहां पे हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस जर्नी को। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर।